जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी पूरी हो चुकी है होगी और आप अपने रिवीजन्स को आगे बढ़ा रहे होंगे। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग करंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण सेगमेंट भी देख रहे हैं और उसको भी हम लोग रिवीजन के माध्यम से कर रहे हैं। प्रमुख जो घटनाक्रम है, ठीक है, प्रमुख घटनाक्रम है जो पिछले 12-13 महीनों के, हम लोग उसको प्रश्नों के माध्यम से सॉल्व कर रहे हैं और उससे संबंधित चीजों को देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न जो हमारा है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, अब ऑप्शंस इसके क्या है, संजीव पुरी जी, रान हुई जी, कौशिक राजशेखर जी या कल्याण कृष्ण मूर्ति जी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है कौशिक राजशेखर जी। ठीक है, अब हम इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये जो कौशिक राजशेखर जी हैं ये ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में भारतीय मूल के क्या है, प्रोफेसर है और इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2002 में नोबेल पुरस्कार की पहल पे, नोबेल पुरस्कार की तर्ज पे करी गई थी। ठीक है, और इसे सबसे बड़ा रूसी पुरस्कार और दुनिया में सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक माना जाता है। ठीक है, यह पुरस्कार रूस के राष्ट्रपति, ठीक है, या राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रदान किया जाता है। यह ध्यान रखना है, या तो रूस के राष्ट्रपति प्रदान करते हैं या रूस के राष्ट्रपति के द्वारा अधिकृत व्यक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, पहली बार कब दिया गया था, तो वर्ष 2003 में दिया गया। वर्ष 2022 में किसको दिया गया, कौशिक राजशेखर जी को दिया गया। चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार के द्वारा फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट को लागू करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट कौन सी राज्य सरकार लागू कर रही है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या हरियाणा। तो इसका जो उत्तर है वह है आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने विशाखापत्तनम जिले के पद्मानाभम मंडल में पायलट आधार पे इसको लागू करेगी। ठीक है, इस परियोजना को ग्रामीण आबादी के बीच स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किया जा रहा है। अगर फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट के तहत क्या होगा, वार्ड और ग्राम सचिवालय में लोगों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं की देखभाल के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसको पीएचसी कहते हैं, पीएचसी के एक डॉक्टर को उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, अब अगर थोड़ा आंध्र प्रदेश के बारे में बात कर ली जाए तो आंध्र प्रदेश जो है वो जल विद्युत उत्पादन के मामले में भारत में पहले स्थान पे है। ध्यान रखिएगा, जल विद्युत उत्पादन के मामले में भारत में पहले स्थान पे है। और कुचिपुड़ी जो है, कुचिपुड़ी है, यह सर्वाधिक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। परीक्षाओं में पूछा जाता है कई बार। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में अंडमान सागर में भारतीय नौसेना और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX आयोजित किया गया है। ठीक है, किसके बीच किया गया है, ऑप्शन क्या है, अमेरिका, जापान, रसिया या थाईलैंड। ठीक है, तो यह किया गया है जापान के साथ। किसके साथ किया गया है, जापान के साथ। ऑप्शन बी सही है। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देना, जहाजरानी और संचार प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना इसका उद्देश्य है। यह जो अभ्यास है हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग और व्यापार सुनिश्चित करने की दिशा में दोनों देशों के, भारतीय और जापान के नौसैनिकों के बीच जो चल रहे प्रोग्रामों का हिस्सा है। ठीक है, अब इसमें प्रतिभागी कौन से हैं, तो INS सुकन्या, ठीक है, भारतीय नौसेना की तरफ से इसने प्रतिभाग किया था और यह एक अपतटीय गश्ती जहाज है। ठीक है, अपतटीय गश्ती जहाज है, तटीय क्षेत्रों में यह क्या करता है, गश्ती जहाज है। ठीक है, और JS समिदारे, यह जापान की ओर से जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के मुरासेम वर्ग का यह एक विध्वंसक जहाज है। ठीक है, इसने पार्टिसिपेट किया था। अगर यहीं पे हम भारत और जापान के बीच अन्य समुद्री अभ्यासों की बात करें तो जिमेक्स है, जापान भारत समुद्री अभ्यास और मालाबार अभ्यास। ठीक है, मालाबार अभ्यास में जापान और भारत के अतिरिक्त अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, भारतीय ध्वज संहिता कब लागू की गई थी, जिसमें हाल ही में भारत सरकार ने संशोधन किया है। ठीक है, हाल ही में भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया। ठीक है, तो प्रश्न वहां से है कि कब लागू करी गई थी। ठीक है, तो
26 जनवरी 2001, 26 जनवरी 2002, 26 जनवरी 2003 और 26 जनवरी 2004। तो भारतीय ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 को लागू करी गई थी। ठीक है, अब हम इसके बारे में देख लेते हैं, महत्वपूर्ण संशोधन के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो यह किस लिए संशोधन किया गया? केंद्र सरकार ने जो 13 से लेकर 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान चलाया, उसके परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, भारतीय ध्वज संहिता 2002 में बदलाव किया गया ताकि जनता द्वारा दिन और रात दोनों के समय में क्या किया, तिरंगा फहराया जा सके। ठीक है, अगर हम बात करें भारतीय ध्वज का प्रदर्शन, ठीक है, फहराना और उपयोग भारतीय ध्वज संहिता 2002 और राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 के द्वारा नियंत्रित होता है। अब इसके बारे में तो हम लोग 13 से 15 अगस्त तक ये चला, ये हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। अब देखिए संशोधन कहां किया गया। ध्वज संहिता 2002 के भाग 2 के पैराग्राफ 2.2 के खंड कहां 11 को अब इस प्रकार से पढ़ा जाएगा, जहां झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाता है या जनता के किसी सदस्य के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, उसे दिन और रात फहराया जा सकता है। अब दिन और रात इसमें जोड़ा गया है, तो इसके पहले सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी, चाहे मौसम कोई भी हो। ठीक है, अब दिन और रात फहरा सकते हैं। अब रही बात कि इससे पहले ठीक है, वर्ष 2021 में एक संशोधन किया गया था। उसमें क्या जोड़ा गया, उसमें मशीन से बने कपड़े और पॉलिस्टर के झंडे को भी जोड़ा गया। भारतीय ध्वज निर्माण में इनका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इस संशोधन में क्या किया गया वर्ष 2021 में, अगर हम पूरे उस पाठ को पढ़े, संशोधन के बाद के पाठ को, तो राष्ट्रीय ध्वज हाथ से बुने हुए या मशीन से बने, ठीक है, कपास, पॉलिएस्टर, ऊन, रेशम, खादी, बंटिंग से बना होगा। ठीक है, तो ये जो भारतीय ध्वज है पहले किससे बनता था? पहले मशीन से और पॉलिएस्टर से नहीं बनता था, वो बेसिकली हाथ से उसकी बुनाई होती थी नियमानुसार। ये नियमानुसार बात की जा रही है, अब इनको जोड़ दिया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी के वैश्विक प्रकोप को अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल PHEIC घोषित किया है? अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल। ठीक है, किसको किया है? मंकी पॉक्स को किया है, टोमेटो फ्लू को किया है, स्वाइन फ्लू को किया है, या रिंग वर्म को किया है? तो किसे किया है? मंकी पॉक्स को किया है, मंकी पॉक्स को किया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यह एक जूनोटिक बीमारी है, आगे चलते हैं। असल में ये जो चरण है PHEIC, ये जो चरण है यह महामारी से एक चरण नीचे का है। ठीक है, अगर इससे अधिक ऊपर होता है, ठीक है, मंकी पॉक्स का प्रकोप, तो उसे महामारी घोषित कर दिया जाएगा, जैसा कि कोरोना वायरस के मामले में हुआ था। ठीक है, इससे पहले 30 जनवरी 2020 को WHO ने कोविड-19 को PHIC के रूप में वर्गीकृत किया था। ठीक है, कब किया था? 30 जनवरी 2020 को किया था। कोविड को भी किया था जब नोवेल कोरोना वायरस के लगभग 7500 मामले सामने आए थे। और इसी साल 11 मार्च को, मतलब 11 मार्च 2020 को इसे महामारी घोषित कर दिया। ठीक है, तो मंकी पॉक्स अगर अधिक तीव्रता से बढ़ता है तो उसे महामारी घोषित कर दिया जाएगा। किसके द्वारा किया जाता है? WHO के द्वारा। ठीक है, अब यह अफ्रीका के बाहर पाए जाने वाले 90% मंकी पॉक्स के मामलों में पुरुषों से संबंधित है। अगर बात किया जाए कि जो अफ्रीका से बाहर, अफ्रीका महाद्वीप से बाहर जो 99% जो मामले हैं मंकी पॉक्स से रिलेटेड, वो पुरुषों से संबंधित है। और जो ये 99% मामले हैं, इनमें से 98% पुरुष ऐसे हैं जो कि समलैंगिक हैं। 98% पुरुष मरीज जो ऐसे हैं जो कि समलैंगिक है। ठीक है, चलिए अब PHEIC घोषित करने के क्या मानदंड है हम ये देख लेते हैं। ठीक है, कुछ गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य घटनाओं की स्थिति में इसे घोषित किया जाता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकता है। इसकी जिम्मेदारी WHO के महानिदेशक की होती है। WHO के महानिदेशक अपनी जो कमेटी होती है उनके सदस्यों के माध्यम से इसे घोषित करते हैं। ठीक है, चलिए अगर बात करें इसको, तो इसके घोषित करने से क्या हो सकता है? यात्रा और व्यापार दोनों पर प्रतिबंध लग सकता है। ये दोनों चीजें जान लीजिए। ठीक है, महामारी के भी कुछ निश्चित तौर पे मानदंड होते हैं
और इसके भी हैं, ठीक है। तो इससे यात्रा और व्यापार पर प्रतिबंध लग सकता है। अब थोड़ा आगे देख लेते हैं मंकी पॉक्स के बारे में। यह एक वायरल जूनोटिक बीमारी है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है। जूनोटिक का मतलब जानवरों से इंसानों में फैलती है, ठीक है। आर्थ्रोपॉक्स वायरस है, एक प्रकार का आर्थ्रोपॉक्स वायरस है जो चेचक के समान होता है। बंदरों में चेचक जैसी बीमारी के कारण इसको क्या कहा गया, मंकी पॉक्स का नाम दिया गया। अगर हम पहली बार बात करें तो 1958 में यह कांगो डेमोक्रेटिक ऑफ रिपब्लिक कांगो में, ठीक है, यहां पे इसको देखा गया था बंदरों में, और 1970 में, ठीक है, मनुष्यों में देखा गया था। नाइजीरिया में 2017 में इस रोग का प्रकोप अब तक का सबसे बड़ा प्रकोप है, ठीक है। नाइजीरिया में वर्ष 2017 में मंकी पॉक्स का एक बड़ा प्रकोप आया था, तो वो अब तक का सबसे बड़ा प्रकोप है, ठीक है। ध्यान रखना है इसके लिए कोई विशिष्ट उपचार या टीका नहीं है, ठीक है। परीक्षाओं में यहां से भी पूछा जाता है कि इस रोग को ठीक करने के लिए फला टीका अच्छा है, ठीक है, ऐसे कथन दिए जाते हैं। तो कोई विशिष्ट उपचार भी नहीं है या कोई विशिष्ट टीका भी उपलब्ध नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि जो चेचक रोधी टीका होता है वह 85% तक यह इफेक्टिव है मंकी पॉक्स को रोकने के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वसीफा नाजरीन दुनिया की दूसरे सबसे ऊंची चोटी केटू या माउंट गॉडविन ऑस्टिन को फतह करने वाली किस देश की पहली पर्वतारोही बनी है, ठीक है। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान या बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश की है, ठीक है। वसीफा नाजरीन बांग्लादेश की। अभी इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये केटू जो है, केटू क्या है, यह 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है और 26 मई 2012 को इसके पहले वो माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली बांग्लादेश की दूसरी महिला बनी थी, ठीक। इससे पहले वो दक्षिण अमेरिका की एकांगुआ और अफ्रीका की किलिमंजारो पर भी फतह कर चुकी हैं। ये जो 2611 मीटर की ऊंचाई वाला केटू है या गॉडविन ऑस्टिन है, यह माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग विमेंस लीग की शुरुआत कहां की गई, तलवारबाजी, ठीक है। प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग विमेंस लीग की शुरुआत कहां करी गई, भोपाल में, मुंबई में, भुवनेश्वर में या नई दिल्ली में। तो यह कहां करी गई, नई दिल्ली में करी गई, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। ताल कटोरा स्टेडियम है, 25 जुलाई 2022 को यहाँ पे ताल कटोरा स्टेडियम में इसको आयोजित किया गया। महिलाओं के लिए यह अपनी तरीके की पहली राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता है, ठीक है। पहली राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता है महिलाओं के लिए, ठीक है। अब इसमें महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का रैंकिंग टूर्नामेंट है ये, इसी आधार पे इसमें रैंकिंग तय करी जाएगी। टोक्यो ओलंपियन भवानी देवी सीनियर वर्ग में इवेंट की लीग की प्रतिभागी होगी। अब यहां से कई बार आपको इधर खेल दे देता है और एक तरफ खिलाड़ी दे देता है, ठीक, खेल और खिलाड़ी दे देता है। और इसमें क्या होता है, आपको सुमेलित सूची की मिलान करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो भवानी देवी हैं ये फेंसिंग प्लेयर हैं, ठीक है। भवानी देवी तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व करेंगी। इसके अलावा लीग में जो भाग लेने वाले अन्य टॉप्स एथलीट हैं उनमें श्रेया गुप्ता हैं जो जम्मू कश्मीर की हैं, वेदिका खुशी हैं जो छत्तीसगढ़ की है, तनिक्षा खत्री हैं जो हरियाणा की है, एपी और शीतल दलाल, ठीक है, ये भी हरियाणा की हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य के राज्यपाल ने बराक भुवन वन्य जीव अभयारण्य के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो बराक भुवन वन्य जीव अभयारण्य के निर्माण को, ठीक है। मेघालय, असम, मणिपुर या नागालैंड? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है असम, ठीक है, वह असम है। अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, 1972 की जो सेक्शन 35 है, इसके द्वारा जो शक्ति दिया गया है, ठीक है, इसका प्रयोग करते हुए असम के राज्यपाल ने अनुसूची में वर्णित क्षेत्र को बराक भुवन वन्य जीव अभयारण्य के रूप में गठित करने की घोषणा करी है। असम की बराक घाटी में बराक भुवन वन्य जीव अभयारण्य बराक नदी और सोनाई नदी के बीच लगभग 320 वर्ग किलोमीटर के वर्ग क्षेत्र में फैला होगा, ठीक है। बराक भुवन वन्य जीव अभयारण्य में स्लो लोरिस, रिसस मैकॉक, पिग टेल्ड मैकॉक, स्टंप टेल्ड मैकॉक, असमिया मैकॉक, ठीक है, कैप्ड लंगूर, फेरे लीफ मंकी और
गिब्बन का घर होगा, मतलब ये इनका आवास क्षेत्र होगा। ठीक है, यह बोरेल वन्यजीव अभयारण्य, अब ध्यान रखना है बोरेल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो यह भी कहाँ है, असम में है। ठीक है, बोरेल जीव वन अभयारण्य के बाद असम की बराक घाटी में दूसरा वन्यजीव अभयारण्य होगा। ठीक है, दूसरा वन्यजीव अभयारण्य होगा। अगर हम असम के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों की बात कर ले, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, मानस राष्ट्रीय उद्यान हो गया, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान हो गया और राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में कौन सा जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? कौन सा जिला बना जहां सबसे पहला जिला बना जहां उस जिले के हर घर जल की उपस्थिति हो गई है, जो कि सरकार की योजना है। ठीक है, महोबा उत्तर प्रदेश, हाजीपुर बिहार, पुरी ओडिशा या बुरहानपुर मध्य प्रदेश? तो इसका उत्तर है बुरहानपुर मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। बुरहानपुर को दक्षिण का दरवाजा भी कहते हैं। ठीक है, दक्षिण का दरवाजा भी कहते हैं। अगर हम लोग जल जीवन मिशन की बात करें तो 15 अगस्त 2019 को यह शुरू किया गया था और इसके अंतर्गत वर्ष 2024 तक, ठीक है, वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कलेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर 55 लीटर पेयजल की आपूर्ति की परिकल्पना करी गई है। ठीक है, सॉरी, जल की आपूर्ति की परिकल्पना करी गई है। ठीक है, पेयजल नहीं, 55 लीटर प्रति व्यक्ति कहां पी पाएंगे प्रतिदिन। ठीक है, तो जल जीवन मिशन का जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये जो जल जीवन मिशन है, ये जल शक्ति मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है और यह मिशन मौजूदा जल आपूर्ति प्रणालियों और पानी के कनेक्शन, पानी की गुणवत्ता की निगरानी और परीक्षण के साथ साथ टिकाऊ कृषि की कार्यक्षमता सुनिश्चित करता है। ठीक है, चलिए टिकाऊ कृषि कैसे होगा? निश्चित तौर पर सभी जगह बोरवेल हो रहे हैं। ठीक है, तो उससे कृषि प्रभावित होती है, भूजल स्तर का क्षय होता है। ठीक है, तो एक एकीकृत रूप से यह परियोजना लाई गई है ताकि इन सब चीजों का संरक्षित किया जा सके। ठीक है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 में सुररई पोट्टू ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। यह किस भाषा की फिल्म है? ठीक है, फिल्में बहुत देखते हैं हम लोग, तो यह किस भाषा की फिल्म है? मराठी, कन्नड़, हिंदी या तमिल? तो यह तमिल भाषा की फिल्म है, तमिल भाषा की फिल्म है। अब आप हमको बताइए RRR या RRR, ठीक है, ऑस्कर विनिंग मूवी है, यह किस भाषा की फिल्म है? चलिए, अब ये 22 जुलाई वर्ष 2022 को घोषित किया गया। ठीक है, तमिल सुररई पोट्टू ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म हो गया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हो गया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोर और सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। देखिए कितने श्रेणियों के लिए, 1 श्रेणी हो गया, 2 श्रेणी हो गया, 3 श्रेणी हो गया, 4 और 5 श्रेणियों के लिए। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म सुररई पोट्टू ये देख लिया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, अच्छा इसमें देखिए जो ये क्या किया गया, ये साझा है, 2 लोगों ने इसको जीता है। ठीक है, सूर्या ने जीता सुररई पोट्टू के लिए और अजय देवगन जी को तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए यह मिला। ठीक है, अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात की जाए तो अपर्णा बाल मुरली को यह मिला सुररई पोट्टू के लिए, और सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म संपूर्ण मनोरंजन करने वाले फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर है। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला यह तानाजी द अनसंग वॉरियर को मिला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसरो के द्वारा 3 दिवसीय मानव अंतरिक्ष उड़ान एक्सपो का आयोजन कहां किया गया? ठीक है, बेंगलुरु में, नई दिल्ली में, चंडीगढ़ में, भोपाल में? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है बेंगलुरु में किया गया। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, उस समय जो अध्यक्ष एस सोमनाथ जी थे, उस समय अध्यक्ष एस सोमनाथ जी थे, अब बदल गए हैं। और अब कौन से इसके इसरो के अध्यक्ष हैं? आप इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दिखाइए, बताइए। ठीक है, तो आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में यह अपने पहले मानव रहित मिशन गगनयान की शुरुआत उसने किया और इस प्रदर्शनी में क्रू मॉड्यूल GSLV Mark 3 मानव रेटेड लॉन्च वाहन
का जो मानव रेटेड लॉन्च वाहन है उसके एक एस्केप सिस्टम का क्या किया गया, प्रदर्शन किया गया। ठीक है, किस तरीके से वो एस्केप करेगा, ठीक है, छोड़ेगा, तो उस एस्केप सिस्टम का इसमें क्या किया गया, प्रदर्शन किया गया। अगर हम इसरो की बात करें तो 1969 में इसरो का गठन किया गया था, किसके लिए, ग्रहों की खोज और अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें पहला भारतीय उपग्रह जो आर्यभट्ट है वह इसरो के द्वारा बनाया गया था, जो 19 अप्रैल 1975 1975 को सोवियत संघ की मदद से क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में खबरों में रही बंठिया आयोग की रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है, मतलब हाल ही में जो बंठिया कमीशन है, ठीक है, उसकी जो रिपोर्ट है वह किस क्षेत्र से संबंधित है, या बंठिया आयोग, ठीक है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है। चलिए रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज देख लेते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट फोरकास्ट हो गया, बैंकिंग सर्विस रिफॉर्म्स हो गया और पॉपुलेशन पॉलिसी हो गया। ठीक है, तो किससे संबंधित है, रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज, ठीक है, स्थानीय निकायों में आरक्षण से संबंधित है। इसके द्वारा 27% का आरक्षण दिया गया महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में, किसको, ओबीसी को, ओबीसीज को। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, 20 जुलाई 2020 को सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया था, स्थानीय निकायों में आरक्षण पर जयंत कुमार बंठिया की आयोग को रिपोर्ट को स्वीकार किया था, और महाराष्ट्र में स्थानीय चुनावों में जो अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी है उन उम्मीदवारों के लिए 27% राजनीतिक आरक्षण का मार्ग क्या किया था, प्रशस्त किया था। ठीक है, और इसके द्वारा क्या हो गया, इसके द्वारा ये हो गया कि अच्छा इसमें क्या था, इसके पहले महाराष्ट्र सरकार द्वारा आरक्षण के मामले को देखने के लिए स्थापित किया गया था जयंत कुमार बंठिया आयोग। ठीक है, तो चलिए 6 सदस्यीय आयोग है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रति वर्ष राष्ट्रीय ध्वज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ध्वज से संबंधित 2 प्रश्न हैं। प्रति वर्ष राष्ट्रीय ध्वज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 21 जुलाई को, 22 जुलाई को, 23 जुलाई को या 24 जुलाई को, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है 22 जुलाई को। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, संविधान सभा द्वारा क्यों मनाया जाता है, क्योंकि संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को या 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इसको क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। अब बात करें कि गठित जो तदर्थ समिति थी, ध्वज समिति जो थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके अध्यक्ष थे। एक आर्टिकल है फंडामेंटल ड्यूटी में, एफडी जो है फंडामेंटल ड्यूटी में एक आर्टिकल है, आर्टिकल क्या है 51 ए के अनुसार क्या है, भारत के प्रत्येक नागरिक का क्या होगा, कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। ठीक है, पिंगली वेंकैया जी द्वारा ये बनाया गया था। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022, भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 किस संस्था के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, भारत जैव प्रौद्योगिकी और रोबोटिक्स नीति आयोग या जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल के द्वारा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी ये सही है, ये सही उत्तर है, इसके द्वारा जारी की गई है। अब हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, अब जो भारत की जैव अर्थव्यवस्था है, देखिए जैव अर्थव्यवस्था क्या है, जैव अर्थशास्त्र जीव विज्ञान और अर्थव्यवस्था के संश्लेषण से उत्पन्न होने वाला विषय, संश्लेषण मतलब मिक्सचर से उत्पन्न होने वाला विषय है। तो भारत की जैव अर्थव्यवस्था के 2025 तक 150 बिलियन अमेरिकन डॉलर और वर्ष 2030 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने से की संभावना है। ठीक है, चलिए वर्ष 2021 में 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गई है भारत की जैव अर्थव्यवस्था। 2025 तक का 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर टारगेट है और 2030 तक का 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर टारगेट है। ठीक है, और 2020 में कितनी थी, तो 70.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। ठीक है, चलिए अब जैव अर्थशास्त्र की बात कर ले, तो जैव अर्थव्यवस्था परिषद के अनुसार जैव अर्थव्यवस्था एक स्थायी आर्थिक प्रणाली के ढांचे के भीतर
सभी आर्थिक क्षेत्रों में उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं को प्रदत्त करने के लिए जैविक संसाधनों का ज्ञान आधारित उत्पादन और उपयोग है। ठीक है, जैसे इसमें क्या क्या हिस्से हैं, तो सतत कृषि हो गया, सतत मत्स्य पालन हो गया, वानिकी और जलीय कृषि हो गया, खाद्य और चारा निर्माण जैव अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द्रौपदी मुर्मू को भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी को किस राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ठीक है, 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। यस, अच्छा, ये चूंकि भारत की पहली आदिवासी महिला है, भारत की पहली आदिवासी महिला है। ठीक है, और दूसरी क्या है, वुमेन प्रेसिडेंट है। तो ये आदिवासी महिला है, तो ये किस जनजाति से संबंध रखती हैं? तो ये संथाल जनजाति से संबंध रखती है, संथाल जनजाति से संबंध रखती हैं। और संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1857 में हुआ था। 1857 में इसका नेतृत्व कौन किया था? सिद्धू और कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा। हाँ, तो पहली आदिवासी महिला है, सबसे कम उम्र की भी यह राष्ट्रपति हैं, सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं भारत की, और इनको कुल 6,76,803 मत प्राप्त हुए थे। और इनके जो विपक्षी उम्मीदवार थे यशवंत सिन्हा जी, उनको कुल 36% वोट मिले थे, और इनको 3,80,177 वोट मिले थे। ठीक है, 1958 में इनका जो जन्म हुआ था उड़ीसा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कान्हू मुर्मू, ठीक, चलिए। भारतीय दूतावास द्वारा ट्रेंड MMS ऑफ इंडिया के सहयोग से पूर्वोत्तर भारत महोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन कहां किया गया? ट्रेंड MMS ऑफ इंडिया के सहयोग से पूर्वोत्तर भारत महोत्सव के दूसरे संस्करण की बात करी जा रही है। बैंकॉक में, दुबई में, बाली में या न्यूयॉर्क में? तो यह किया गया कहां पे? बैंकॉक में किया गया। कहां? बैंकॉक में किया गया। चलिए देख लेते हैं। बैंकॉक के सेंट्रल वर्ल्ड में, कहां पे? सेंट्रल वर्ल्ड में भारतीय दूतावास द्वारा MMS ऑफ इंडिया के सहयोग से किया गया। अब यह किस लिए किया गया? तो पूर्वोत्तर के जो भारतीय व्यापारी समुदाय हैं, इससे क्या होगा? उनके लिए व्यापार के अवसर उपलब्ध होंगे, विशेषकर पर्यटन हो गया, कृषि हो गया और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इस वर्ष पूर्वोत्तर भारत महोत्सव में व्यापार, निवेश और पर्यटन को बढ़ावा देने पे अधिक बल दिया गया। अगर उत्सव के पहले संस्करण की बात करें तो फरवरी 2019 में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में कौन सा बंदरगाह भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह बन गया है? ठीक है, तुतीकोरिन पोर्ट, ठीक है, न्यू मंगलोर पोर्ट, पोर्ट ब्लेयर पोर्ट या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट? ठीक है, तो यह बना है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई में है। मुंबई का एक महत्वपूर्ण यह क्या है? पोर्ट है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अब लैंडलॉर्ड मॉडल क्या है? इसमें क्या होता है कि जो सार्वजनिक रूप से शासित प्राधिकरण द्वारा, बंदर प्राधिकरण द्वारा यह शासित होता है। ठीक है, यह मतलब सरकारी होता है, सार्वजनिक होता है। और यह क्या होता है? यह होता है उसमें मालिक की भूमिका में होता है, स्वामी की भूमिका में होता है, और एक नियामक निकाय और एक लैंडलॉर्ड के रूप में कार्य करता है। विधि वो बनाता है, नियम वो बनाता है। ठीक है, और उसको क्या करता है? नियंत्रित करता है। लेकिन बंदरगाह के संचालन संबंधी अन्य कार्य एक निजी कंपनी करती है। इसे लैंडलॉर्ड मॉडल कहते हैं। ठीक है, चलिए। लैंडलॉर्ड बंदरगाह को क्या होता है? निजी संस्था से राजस्व का एक हिस्सा प्राप्त होता है। मालिक कौन रहेगा? सरकार रहेगी। इस हिसाब से समझ सकते हैं, मालिक इस बंदरगाह की सरकार रहेगी, जो नियम बनाएगी और उसको क्या करेगी? प्रशासित करेगी। बाकी उन नियमों के हिसाब से संचालन कोई एक निजी कंपनी करेगी, चाहे वो आपकी क्यों ना हो। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? आप करेंगे कि जो राजस्व आपको प्राप्त हो रही है, जो रेवेन्यू आपको मिल रही है, उसमें एक हिस्सा सरकार को जाता है। ठीक है, मुंबई का जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह यह अग्रणी कंटेनर बंदरगाहों में से एक है। अब आप हमें बताएंगे कि भारत में कितने, ठीक है, कितने
प्रमुख बंदरगाह हैं, भारत के प्रमुख बंदरगाहों की संख्या कितनी है। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में किस राज्य ने प्रमुख राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। प्रमुख राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान की बात हो रही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा या तमिलनाडु। तो इसे पास किसने पाया है या किसने प्राप्त किया है। कर्नाटक ने प्राप्त किया, ठीक है। चलिए, शीर्ष स्थान इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग द्वारा जारी करी जाती है, यहाँ पे यह भी ध्यान देने वाली बात है, ठीक। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। अगर हम लोग बात करें उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी जी हैं, ध्यान रखिएगा। नीति आयोग का तीसरा संस्करण है, ठीक है, वर्ष 2022 में जो जारी किया गया, यह नीति आयोग का क्या है, तीसरा संस्करण है। और इसके बाद कर्नाटक तो शीर्ष पे है, उसके बाद तेलंगाना और हरियाणा है, ठीक है। कर्नाटक शीर्ष पे है, उसके बाद तेलंगाना और हरियाणा है। जबकि अगर पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में बात करी जाए तो मणिपुर पहले स्थान पे है और उसके बाद उत्तराखंड है और मेघालय है, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में चंडीगढ़ शीर्ष पर है और उसके बाद दिल्ली का स्थान है, ठीक है। चलिए अब इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के बारे में बात करें तो यह हर साल जारी करी जाती है, हर साल जारी करी जाती है। नीति आयोग और प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान द्वारा यह जारी किया जाता है, ठीक है। यह देश के नवाचार, पारिस्थितिक तंत्र के मूल्यांकन और विकास के लिए एक व्यापक उपकरण है। किन राज्यों में नवाचार हेतु या अनुसंधान हेतु व्यापक इकोसिस्टम या टेक्नो सिस्टम, हम कह सकते हैं कि टेक्नो सिस्टम का निर्माण है, उस आधार पर कौन सी राज्य प्रगति कर रहा है। पहला संस्करण वर्ष 2000 जो है कि 19 में जारी किया गया था, ठीक है। चलिए, भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 यह पारित हो चुका है। लेकिन प्रश्न यहाँ कुछ दूसरा है, जो चर्चा में था लोकसभा में कब पेश किया गया था, ठीक है। 1 अप्रैल 2022 को, 1 मई 2022 को, 1 जून 2022 को या 1 जुलाई 2022 को। तो यह 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। यह भारतीय अंटार्कटिक महाद्वीप में भारतीय मिशनों से संबंधित है। अब इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं, ठीक है। अंटार्कटिक के पर्यावरण की रक्षा करने और वहां के पे जो गतिविधियां हो रही है उनको विनियमित करने का प्रयास करता है। विधेयक अंटार्कटिक संधि, अंटार्कटिक समुद्री जीवित संसाधनों के संरक्षण पर कन्वेंशन और अंटार्कटिक संधि के लिए पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल्स को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है। जो प्रमुख संधियां हैं अंटार्कटिक महाद्वीप से, ठीक है, उसको प्रभावी करने के लिए यह भारत में यह संधि लाई गई है। भारत 1983 से अंटार्कटिक संधि का एक हस्ताक्षर करता है तथा इसने भारत को महाद्वीप के उन हिस्सों के नियंत्रण के लिए कानूनों के एक समूह को निर्दिष्ट करने हेतु बाध्य किया जहां भारत के अनुसंधान स्टेशन थे। मतलब कि ये जो अनुसंधान है, ये जो अंटार्कटिक संधि है, ये कहता है सामान्य भाषा में, आसान भाषा में ये कहता है कि जिस भी देश के अनुसंधान संस्थान या अनुसंधान स्पेस है, अनुसंधान सेंटर है, वहां पे वो क्या करेंगे कि अपने क्षेत्र में अंटार्कटिक के पर्यावरण से संबंधित, ताकि वहां के पर्यावरण के संरक्षित हो सके और वहां के गतिविधियों को विनियमित करने हेतु कानून बनाएंगे, ठीक है। यह 1983 की यह संधि है और इसी कारण यह संधि आई, ठीक है। इसी कारण ये हम अपने यहाँ भारत में विधेयक आया, ठीक है। इस संधि में 54 हस्ताक्षरकर्ता देश हैं जो उन क्षेत्रों को नियंत्रित करने वाले कानूनों को निर्दिष्ट करना अनिवार्य समझते हैं या अनिवार्य कर दिया है, जहां पर उनके क्या है, स्टेशन या रिसर्च स्टेशन या स्टेशन स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। अब भारत में जो भारत के अंटार्कटिक अभियान है उसके बारे में देख लेते हैं। तो यह 1981 में प्रथम भारतीय अंटार्कटिक अभियान के साथ प्रारंभ होता है, ठीक है। दक्षिण गंगोत्री भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र था, जो कि कब 1983 में वहां पे खोला गया था।
ठीक है। वर्तमान में भारत के जो अंटार्कटिक में 2 हैं, मैत्री है, ठीक है, 1988 में, और भारतीय 2012 में। ये 2 मानवयुक्त अनुसंधान केंद्र संचालन की अवस्था में है, ठीक है। दक्षिण गंगोत्री कौन सा था? मानव रहित था, ठीक है। भारत ने अप्रैल 2021 में अपना 40वां वैज्ञानिक अभियान पूरा किया है, और पहला जो वैज्ञानिक अभियान था ये कब था? 1981 में, ठीक है, 1981 में, ठीक है। और नवंबर 2021 में 41वें वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत हुई, ठीक है। अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में गोवा स्थित नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड रिसर्च NCPOR पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है जो पूरे भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम का प्रबंधन करता है। ये कहां पे है? ये गोवा में है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में किस देश में नागरिकता लेने वाले भारतीयों की संख्या सबसे अधिक है? ठीक है, प्रश्न यह है कि वर्ष 2021 के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार भारतीय नागरिकों ने भारत में नागरिकता का त्याग करके किस देश में सबसे अधिक नागरिकता ग्रहण करी? ठीक है, ऑप्शन हमारे हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर और अमेरिका। तो इसका ऑप्शन डी सही है, अमेरिका सही है। ठीक है, कुल वर्ष 2021 में कुल 1,60,000 से अधिक भारतीयों ने अपनी नागरिकता का त्याग किया, जो कि 5 वर्षों में सबसे अधिक है। अगर हम बात करें तो 78,000 से अधिक भारतीयों ने अमेरिकी नागरिकता को ग्रहण किया। ठीक है, अब भारतीय संविधान के तहत संघ सूची में यह नागरिकता को सूचीबद्ध किया गया है। संघ सूची में सूचीबद्ध किया गया, कहने का मतलब कि इस पे संघ सूची पे नियम बनाने का अधिकार किसको है? केवल और केवल पार्लियामेंट को है। ठीक है, अगर हम भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित अगर हम बात करें कुछ प्रावधानों की, तो यह भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 तक के बीच में इसका नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को दिया गया है। ठीक है, अब बात करें तो 1955 का नागरिकता अधिनियम, 1955 का नागरिकता अधिनियम नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीकों का उल्लेख करता है, जिनमें वंश क्या है? वंश है, पंजीकरण है, देशीकरण है, ठीक है, जन्म है और क्षेत्र का समावेश शामिल है। किसी क्षेत्र को अधिग्रहित कर लेना यह शामिल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत की पहली AI पावर्ड एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत किस राज्य में शुरू करी गई है? ठीक है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरला या महाराष्ट्र। तो यह कहां शुरू किया गया? यह राजस्थान में शुरू किया गया। कहां? राजस्थान में शुरू किया गया। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। जयपुर राजस्थान में जो आयोजित हुई थी 18वीं अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, नालसा जिसको कहते हैं, ठीक है, कि बैठक के दौरान AI आधारित लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। तो AI आधारित लोक अदालत का शुभारंभ कहां किया गया? यह राजस्थान में किया गया। ठीक है, अब हम डिजिटल लोक अदालत की अगर बात करें तो यह उन लंबित विवादों या विवादों को निपटाने में मदद करेगी। ठीक है, मदद करेगी जो मुकदमेबाजी के पहले चरण में है। ठीक है, लोक अदालत का कॉन्सेप्ट हम सभी लोग जानते हैं, तो उसको और तीव्रता से निपटाने में यह गति प्रदान करेगी। इसका जो निस्तारण होगा वह राजस्थान राज्य के विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। ठीक है, सालसा के द्वारा किया जाएगा, स्टेट वाला जो होता है। ठीक है, यह प्लेटफॉर्म एंड टू एंड विवाद समाधान प्रक्रियाएं प्रदान करेगा, जैसे आसान प्रारूपण होगा और आवेदन दाखिल करना, समझौते तैयार करने के लिए स्मार्ट टेम्पलेट का प्रयोग किया जाएगा, सिंगल क्लिक पर ई नोटिस जाएगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल के जरिए डिजिटल माध्यम से इसमें सुनवाई की जाएगी। ठीक है, तो डिजिटल लोक अदालत कहाँ? राजस्थान में। हाल ही में चर्चा में रही डिजी यात्रा किस मंत्रालय से संबंधित है? तो डिजी यात्रा किस मंत्रालय से संबंधित है? प्रश्न यह पूछ रहा है। ठीक है, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हो गया। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन नागरिक विमानन मंत्रालय से यह डिजी यात्रा संबंधित है। अब हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, यह जो डिजी यात्रा है यह चेहरा पहचान प्रणाली, ठीक है, के आधार पर हवाई अड्डों पर यात्रियों के संपर्क रहित और निर्बाध प्रोसेसिंग हासिल करने के लिए यह परियोजना पे विचार किया गया है। ठीक है,
इसका जो मूल विचार ये है या कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई भी यात्री बिना किसी कागज या बिना किसी कोई संपर्क किए विभिन्न चेक पॉइंट से गुजर सके, इसका उद्देश्य ये है, इसका कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, इसके लिए क्या किया जाएगा, उसके चेहरे के फीचर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे क्या होगी कि उसकी पहचान सुनिश्चित की जा सकेगी, जो कि उसके सीधे जो उसका बोर्डिंग पास होता है उससे जुड़ा हुआ होता है। अगर हम बात करें कि पहले चरण में डिजी यात्रा को अगस्त 2022 में वाराणसी और बेंगलुरु के 2 हवाई अड्डों पर शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने पहली बार ध्यान रखिएगा, पहली बार आधिकारिक तौर पर मारबर्ग वायरस के 2 मामलों की पुष्टि की है? मारबर्ग वायरस के 2 मामलों की पुष्टि सेनेगल ने, केन्या ने, घाना ने या माली ने? तो घाना ने पहली बार वर्ष 2022 में ठीक है मारबर्ग वायरस के आधिकारिक पुष्टि करी है 2 मामलों की, कि उनके यहाँ 2 मामले पाए गए हैं। अब देखते हैं मारबर्ग वायरस रोग है क्या। ठीक है, यह एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है जो रक्तस्रावी बुखार की ओर ले जाती है और जिसमें मृत्यु का चांस जो होता है वो 88% तक होता है। ठीक है, यह इबोला वायरस की जितना ही घातक है और इस बीमारी के इलाज और रोकथाम के लिए कोई उपयुक्त दवा या टीका नहीं है। अब लक्षण की बात करते हैं तो तेज बुखार होता है, सिर दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, ऐंठन होता है बॉडी में, मांसपेशियों में दर्द होता है। ठीक है, और जो इसमें उल्टी आती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं मारबर्ग वायरस के प्रसार कैसे होता है। तो जो मानव संक्रमण है शुरू में रोसेटस वेट कॉलोनियों में रहने वाली खानों या गुफाओं में लंबे समय तक संपर्क में रहने के परिणाम स्वरूप होता है। ठीक है, जब कोई मानव एक बार क्या होता है मारबर्ग वायरस से संक्रमित हो जाता है तो उसके रक्त के कारण स्राव या अन्य शारीरिक तरल पदार्थों से सीधे संपर्क में आने वाले दूसरों व्यक्तियों में यह फैल सकता है। कोई भी चीज, ठीक है, कोई उसके लार से फैल सकता है, ब्लड से फैल सकता है, पसीने से फैल सकता है, छींक से फैल सकता है, किसी भी चीज से फैल सकता है जो कि फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड है। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा जो मार्ग है वो क्या है, पहला तो ये हो गया, दूसरा क्या है, दूसरा हो गया यौन संपर्क के माध्यम से भी ये फैल सकता है। ठीक है, यह वायरस शरीर के तरल पदार्थ जैसे लार हो गया, पसीना, नाक से स्राव और वीर्य में स्रावित हो जाता है। उसके बाद कहाँ जाता है, जब ये वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो जो फ्लूइड होते हैं, बॉडी फ्लूइड होते हैं, उनमें ये प्रवेश करता है, उनके माध्यम से संचार करता है। ठीक है, मारबर्ग रोग का अभी तक कोई विशिष्ट उपचार या विशिष्ट टीका नहीं खोजा गया है, लेकिन जो एलिसा टेस्ट है और RT-PCR जो कि कोविड के समय बहुप्रचलित हुआ था, ठीक है, जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं, यह इसके द्वारा क्या किया जाता है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, चलिए तो आज हमारी श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। जो हमने महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं, ठीक है, प्रीवियस मंथ्स के, उसको हमने सॉल्व किया और इसी तरीके से हम लोग ने पिछले कई वीडियोस में हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं जो कि परीक्षाओं में जिनकी पूछे जाने की संभाव्यता अधिक है उनको हमने सॉल्व किया है और आगे भी लगभग 1 महीने तक हमारा एग्जाम के समय तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा, जिसमें जो आप करंट अफेयर्स पढ़ चुके हैं उससे संबंधित तमाम प्रश्नों को, तमाम विषयों को हम लोग प्रश्नों के माध्यम से और उनके तमाम विस्तृत व्याख्याओं के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, चलिए तब तक जय हिंद, जय भारत।